गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। हम यात्रा कर रहे थे भारत की, और जिसमें हमने अल बरूनी पढ़ा और उसी के साथ साथ हमने इब्न बतूता के यात्रा विवरणों के बारे में पढ़ा। जो 1333-34 के लगभग उसने भारत की यात्रा की और मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में वो काजी के पद पर रहा। इस मुद्दे पर, इस बात पर हमने चर्चा कर ली। अब उन्होंने भारत में रह कर के कहाँ कहाँ के जगहों के बारे में वर्णन किया, जिसमें हमने शहरी जीवन के बारे में पढ़ा, शहर के बारे में उसने क्या बताया उस पर चर्चा की। और अब उसके साथ साथ वो वर्णन करता है दिल्ली का। वो दिल्ली आया और उसने देखा कि दिल्ली एक भव्य शहर था। दिल्ली को कहा जाता था देहली, यानी अधिकांश जो साहित्य हैं, लेख हैं, उनमें दिल्ली का नाम देहली देखने को मिलता है। और वो बताता है कि जब वो दिल्ली आया तो उसने वहाँ क्या देखा। उसने कहा कि दिल्ली में बहुत अधिक जनसंख्या थी, एक भीड़ भाड़ वाला एरिया जो था वो दिल्ली था। वो कहता है कि दौलताबाद का क्षेत्र जो महाराष्ट्र में था वो भी किसी से कम नहीं था, लेकिन दिल्ली की भव्यता उससे कहीं अधिक थी। अब उसके बाद वो कह रहा है जनसंख्या घनी थी, भीड़ भाड़ वाला शहर था, और दिल्ली के बारे में वो बताता है कि उसके चारों ओर प्राचीर बनी हुई थी। प्राचीर का मीनिंग दीवार बनी हुई थी, और वो दीवार की चौड़ाई के बारे में चर्चा करता है कि लगभग वो बताता है कि उसकी दीवार की चौड़ाई 11 हाथ के लगभग थी, और 1 हाथ की लंबाई वो बताता है 20 इंच। यानी इस तरह की दीवार उसने रक्षा प्राचीर, सुरक्षा प्राचीर जो है वो देखी दिल्ली के चारों ओर। और इसके साथ साथ जो दीवार थी, अब आपने देखा होगा किसी नाटक में, फिल्म में, इस तरह का दृश्य कि बड़े बड़े दुर्ग, किले दिखाए गए और उसके अंदर पहरेदार जो हैं वो पहरा लगाते थे। तो आपने देखा होगा उसी तरह का सिस्टम का वर्णन करता है बतूता कि दीवार के अंदर जो है वो पहरेदार रहते थे और वो हमेशा पहरा लगाते थे। इसके साथ साथ घुड़सवार जो होते थे वो भी घोड़ों पर बैठ करके एक स्थान से दूसरे स्थान, यानी उसकी जो मेन दरवाजा होता था और उसकी दीवार होती थी, वहाँ वो पहरेदारी किया करते थे। इसका वर्णन वो करता है। और उसके अंदर, उस दीवार के अंदर क्या क्या बना होता था। एक तो भंडारगाह यानी स्टोर बने होते थे खाने का सामान रखने के लिए, यानी अनाज मंडियों की तरह दीवार के अंदर कुछ जो भवन है वो बने हुए थे जहां अनाज का स्टॉक किया जाता था। उसके अलावा अस्त्र शस्त्र, बारूद, हथियार, इनका भी स्टॉक वहां किया जाता था। इस तरह की भवन निर्माण की वो भवन जो है उनका उल्लेख करता है। इसके साथ साथ वो कहता है कि प्राचीर में खिड़कियां थी और ये शहर की ओर खुलती थी, और इन खिड़कियों से ही रोशनी जो है वो भीतरी भाग में जाया करती थी। और इसके बाद कहता है कि प्राचीर का निचला हिस्सा जो है वो बना हुआ था पत्थर का, और उसका ऊपरी हिस्सा बना हुआ था ईंटों का। इस तरह की दीवार बनी हुई थी, और दीवार के बीच बीच में मीनारें बनी हुई थी। मीनार क्या होती है, यानी कि एक ऐसी बेलनाकार आकृति, जैसे ये मान लीजिए इस तरह का, इस तरह आपने देखी होगी, इस तरह की कोई आकृति, इस तरह की, जैसे कि आपने सुना होगा कुतुब मीनार के बारे में, कहीं उसकी पिक्चर देखी होगी। यानी कि इस तरह बीच बीच में, दीवार के बीच में मीनारें बनी हुई थी, और उन मीनारों के साथ साथ जो दरवाजे थे वो थे 28, जिन्हें द्वार कहा गया, दरवाजे कहा गया, और 28 प्रकार के दरवाजे वहां थे। और कुछ दरवाजों के बारे में वो वर्णन करता है, जिसके अंतर्गत सबसे विशाल द्वार के बारे में बताता है कि बदायूं का जो दरवाजा था वो सबसे अधिक विशाल था। और इसके साथ साथ एक बात कहता है कि मांडवी का दरवाजा था, गुल दरवाजा था, और मांडवी का जो गेट था वहां पर क्या स्टोर्स थे, एक तरह की वो अन्न मंडी थी। यानी दरवाजे के जगह वहां एक इस तरह का भवन था जहां कोई स्पेशल जो नाम और उसकी स्पेशल उसका जो कार्य था, वहां क्या रखा जाता था, उससे रिलेशन उसका था। यानी मांडवी के बारे में उदाहरण देता है कि मांडवी का दरवाजा अनाज मंडी थी। इसी के साथ साथ कुल दरवाजा था, वो फलों की मंडी थी, वहां पर फलों का बगीचा था वहां पर। इस तरह का जो जिक्र है वो इब्न बतूता करता है, और वो कहता है कि वहां दिल्ली के उसी के अंदर, उसी क्षेत्र के अंदर कब्रगाह थी, और कब्रगाह का वो बड़ा ही अनूठे ढंग से वर्णन करता है कि वहां कब्रगाह मतलब जहां पर शवों को दफनाया जाता था, कब्रगाह का उल्लेख करता है। और उन कब्रगाह के ऊपर क्या बना था, गुंबद।
गुंबद यानी आधी कटोरी जैसी कोई आकृति, इस तरह का गुंबद जो है वो बना हुआ था। और इसी के साथ साथ जिसमें गुंबद नहीं था वहाँ मेहराब बने हुए थे। मेहराब यानी कि गोल दरवाजा, दरवाजा बना हुआ है लेकिन गोल, इस तरह का मेहराब का वो उल्लेख करता है कि या तो गुंबद बने हुए थे या फिर मेहराब बने हुए थे दिल्ली की जो कब्रगाह थी, जो शमशान थे उनके ऊपर। अब उसके साथ साथ ये वहाँ की दिल्ली की जो व्यवस्थाएं थी उसके बारे में वर्णन करता है। इसके साथ साथ कहता है कि वहाँ के जो बाजार थे वो बड़े ही अनूठे थे, बड़े सुंदर सजे हुए बाजार थे। वो बाजारों के बारे में वर्णन करता है कि बाजार न केवल आर्थिक गतिविधियों के केंद्र थे, यानी कि वहाँ केवल यही लेन देन का जो व्यवसाय था या कोई सामान वस्तुएं बेचने क्रय विक्रय का ही केंद्र नहीं था, बल्कि यहाँ पर सामाजिक गतिविधियां होती थी। सामाजिक गतिविधियों का मतलब यहाँ नृत्य और गायन जैसी बातों का भी वो वर्णन करता है। वो कहता है कि हर बाजार के अंदर एक मंदिर होता था और एक मस्जिद बनी होती थी, यानी हिंदू और मुस्लिम दोनों ही संप्रदायों के लिए वहाँ पर खुली छूट थी। वो आते बाजार में वस्तुएं भी खरीदते और इसके साथ साथ वहाँ दर्शन भी करते मंदिर और मस्जिदों में, और मस्जिदों में नमाज पढ़ी जाती। इस तरह का उल्लेख वो करता है। एक वो कहता है कि दौलताबाद का जो बाजार, दौलताबाद में क्या था, एक तरह का बाजार था और उस बाजार को कहा गया ताराबाद। ये ताराबाद क्या था, यानी कि गायकों और नृत्यकों के लिए एक इस तरह का स्पेशल बाजार था जहां पर वो अपनी परफॉर्मेंस देते थे। कि गायक और नर्तक होते थे, उनका एक मुखिया होता था, वो बैठ जाता। जब गुरुवार के दिन ऐसा बताया गया कि गुरुवार के दिन जब इबादत हो रही है, यानी प्रार्थना होती, पूजा होती, उसके बाद उसी स्थल पर यानी कि बीच में एक ऐसा स्थल होता जो बड़ी ही सुंदरता से उसको सजाया जाता। दुकानें होती और दुकानों के अंदर महिलाएं बैठी होती, वो गायक होती, नर्तकियां होती और वो अपनी परफॉर्मेंस उस जगह पर आकर देती गुरुवार के दिन। जब उनका मुखिया बैठ जाता या राजा वहां आता या लोग जो है वहां इकट्ठे होते और वो अपनी परफॉर्मेंस, गायन और जो से म्यूजिक की और डांस की परफॉर्मेंस जो है वो उनके सामने दिया करती थी। इस तरह का उल्लेख, और सुबह से शाम तक ये कार्यक्रम जो है वो चलता रहता था। इस तरह का उल्लेख इब्न बतूता करता है। और जो बाजार थे वो बड़े ही विशाल थे और सुंदर सजे हुए थे वो, क्योंकि वो वहाँ की भव्यता और उनकी चमक को देख करके वो बड़ा आश्चर्यचकित हुआ और इस तरह से वो वहाँ का वर्णन करता है। अब उसके साथ साथ वो कहता है कृषि और व्यापार, वो भी भारत की उस समय की कृषि व्यापार को देख करके वो कहता है कि भारत में कृषि उन्नत थी, अच्छी फसलें हुआ करती थी। क्यों? क्योंकि यहाँ की मिट्टी जो थी वो बहुत अच्छी थी, उपजाऊ मिट्टी थी। और वो कहता है कि यहाँ के किसान साल में 2 फसलें लिया करते थे। क्यों? क्योंकि यहाँ की मिट्टी अच्छी थी, अच्छी ज़मीन थी और इसलिए यहाँ 2 फसलें हुआ करती थी। और साथ साथ में बताता है कि भारत का जो माल था उसकी मांग बहुत अधिक थी, क्योंकि भारत में जो वस्तुएं बनती, जिसमें वो खास तौर से उल्लेख करता है भारत में बने सूती कपड़े का। और इसके साथ साथ वो कहता है कि भारत की माल की बहुत मांग थी। और व्यापार कहाँ होता था? मध्य और दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ, यानी भारत का पूरे एशिया के साथ ही व्यापार होता था। अब वो कहता है कि डिमांड बहुत अधिक थी किसकी? भारत की वस्तुओं की, जिसमें सूती कपड़े का उल्लेख करता है। सूती कपड़ा, मलमल, रेशम, जरी का जो काम होता था उसका, उसके अलावा साटन का कपड़ा, इस तरह की जो वस्तुएं, इस तरह का कपड़ा जो है वो भारत में बनता, उसकी दूसरे एशिया महाद्वीप में दूसरे स्थानों पर बहुत अधिक डिमांड थी। और इसके साथ साथ वो कहता है जो मलमल हुआ करती थी वो बहुत ही महंगी थी और मलमल के प्रकार बहुत ज़्यादा थे, लेकिन इतनी महंगी थी कि हर व्यक्ति उसको नहीं खरीद सकता था। केवल जो रिच व्यक्ति होते थे, अमीर व्यक्ति होते थे, वही उसको खरीदते थे। तो ये मलमल का उदाहरण वर्णन जो है वो करता है। अब एक यहाँ की भारत की एक संचार व्यवस्था को देखकर वो बहुत ही आश्चर्यचकित हुआ कि उसे बहुत अच्छा लगा कि यहाँ की जो डाक व्यवस्था थी, संचार व्यवस्था थी, वो बहुत उन्नत थी। कैसे? उसने ये कहा कि यहाँ से जब कोई सामान पहुँचाना होता, कोई पार्सल या कोई लेटर एक जगह से दूसरी जगह पर देना होता, चाहे वो राजा के लिए,
चाहे कोई व्यापारी अपना माल एक जगह से दूसरे स्थान पर भेजता तो उसके लिए एक बहुत ही उन्नत व्यवस्था थी। वो कहता है कि दो तरह की डाक व्यवस्थाएं थी, जिसमें पहली डाक व्यवस्था अश्व डाक व्यवस्था थी, और अश्व डाक व्यवस्था में वो कहता है उसे उल्लुक, घोड़ों के माध्यम से एक स्थान पर दूसरे स्थान पर जो डाक भेजी जाती उस व्यवस्था को कहा गया उल्लुक। और वो बताता है कि 4 मील की दूरी पर एक घोड़ा जो है वो काम करता था, यानी यहाँ से उल्लुक उठा, यानी घोड़ा, इसको लेटर दिया गया या इसको कोई पार्सल दिया गया या कोई माल जो एक जगह से दूसरे स्थान पर भेजा गया, थोड़ा माल जो घोड़े पर ले जाया जा सके, उस माल को यहाँ से एक व्यक्ति ले गया और वो 4 मील तक चलता, और 4 मील के बाद जब वो सफ़र तय करता तो वहाँ पर दूसरा घोड़ा तैयार होता, दूसरा घुड़सवार तैयार होता और वहाँ से उस माल को वहाँ तक पहुँचा देता। इस तरह से वहाँ बहुत जल्दी ये प्रोग्रेस होती। वो कहता कि एक व्यक्ति को सफ़र तय करने में जितना समय लगता, जैसे वो उदाहरण देता है कि सिंध से अगर दिल्ली जाना हो तो 50 दिन का समय लगता, लेकिन वो कहता है अगर डाक को भेजना हो, अगर कोई पार्सल भेजना हो, कोई लेटर भेजना हो तो केवल 5 ही दिन का समय लगता। इतनी प्रशंसा वो इस डाक व्यवस्था की करता है। अब उसके साथ साथ वो कहता है कि एक और व्यवस्था थी जो थी पैदल सैनिक, पैदल व्यक्ति की पैदल डाक व्यवस्था थी, जिसे कहा गया दावा। अब ये इसमें क्या सिस्टम था कि इसके अंतर्गत 1 मील पर, 1 मील यानी लगभग 1.5 किलोमीटर का दायरा जो होता, उसमें 3 दावा यानी 3 व्यक्ति काम करते, यानी लगभग आधा किलोमीटर की दूरी पर एक व्यक्ति काम करता। यानी यहाँ इसको कोई पार्सल दिया या इसको कोई लेटर दिया तो ये इस तक पहुँचने में उसे आधा किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती। और ये बताया गया कि 3 किलोमीटर पर एक गांव हुआ करता था और गांव के बाहर मंडप होता था। उस मंडप में ये व्यक्ति बैठे होते थे और ये जो व्यक्ति चलता, इसके एक हाथ में लेटर होता और दूसरे हाथ में एक छड़ी होती, जिस छड़ी पर घंटियां बंधी होती। जब वो चलता तो उस घंटी को, उस छड़ी को हिलाता हुआ चलता, यानी कि वो घंटियां बजती और जैसे ही वो इसके समीप आने लगता और इससे पता चलता भाई वो बंदा आ गया है लेटर लेकर के, तो ये चौकन्ना हो जाता, काम करने के लिए तैयार हो जाता। और फिर जब इसके पास ये पहुंचता और ये यहाँ आराम करता और दूसरा व्यक्ति चल पड़ता तीसरे व्यक्ति की ओर, यानी यहाँ से ये इसके पास गया और यहाँ से इसके पास। तो इस तरह से बहुत तेजी के साथ, अब जैसे इसको लेटर मिल गया, यहाँ से वो बहुत तेजी के साथ उस छड़ को हिलाते हुए, उस घंटी को बजाते हुए बहुत तेजी के साथ तीसरे व्यक्ति के पास पहुँचता था। यानी इस तरह वो कहते हैं कि घोड़ों से भी स्पीडली काम होता था पैदल व्यक्तियों के द्वारा, यानी दावा के द्वारा। इस तरह का उल्लेख इब्न बतूता अपने साहित्य में करता है और यहाँ की प्रशंसा जो है इस डाक व्यवस्था की, इस संचार व्यवस्था की प्रशंसा करता है। तो ये तो हुई इब्न बतूता ने जो भारत का यहाँ देखा, उसने जिस दशा को देखा, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ वर्णन किया गया है समाज के बारे में, क्योंकि हमारे चैप्टर में समाज, यात्रियों के नज़रिए और समाज की समझ, यानी समाज के बारे में उन्होंने क्या देखा उसके बारे में वर्णन किया है। अब ये तो हुआ हमारा टॉपिक, लेकिन कुछ बच्चों के बहुत ज़्यादा प्रश्न आ रहे हैं कि मैडम जी आपने यहाँ से ये पढ़ा दिया, यहाँ से ये पढ़ा दिया। बच्चे हर वीडियो में मुझे ये प्रश्न पूछते हैं, तो थोड़ा सा मैं उसको क्लियर कर देती हूँ। बच्चों, हम NCERT पढ़ रहे हैं और आप ये पाएंगे कि NCERT में पूरा चैप्टर की पूरी डिटेल हमें एक जगह नहीं मिलेगी। जैसे हम RBSC में पढ़ रहे थे, RBSC में जैसे मान लीजिए हमने अल-बरूनी पढ़ा तो अल-बरूनी पूरी डिटेल में एक साथ दे रखी, फिर हमने इब्न बतूता पढ़ा, इब्न बतूता की पूरी डिटेल दी हुई। लेकिन NCERT में जब आप तब पूरा चैप्टर नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको नहीं क्लियर होगा कि कौन सी बात कहाँ कह रहा है। यानी कि उसने अल-बरूनी के 2 पेज पढ़ा दिए, उसके बाद इब्न बतूता आ गया, उसके बाद फिर अल-बरूनी आ गया, बर्नियर आ गया। यानी कि जब तक हम पूरा चैप्टर नहीं पढ़ेंगे तब तक हमें ये चीज़ क्लियर नहीं होगी कि कौन सी बात कहाँ है और किसकी बात कर रहा है। तो बहुत मेहनत लग रही है, मतलब बहुत टाइम मुझे भी देना पड़ रहा है आपके लिए कि मैं पूरे चैप्टर को पढ़ के, कुछ रेफरेंस बुक्स को पढ़ करके उन सबका सारा जो कंटेंट है वो आपको उपलब्ध कराने की, ना कि आपका टाइम वेस्ट करने की। आपका टाइम वेस्ट नहीं करने की कोई मेरी इच्छा नहीं है। और
अगर थोड़ा सा ज़्यादा भी पढ़ाया जाता है तो आप विचलित मत होइए कि ये हमारी बुक में नहीं है, हमें ज़्यादा पढ़ा दिया गया है। उससे रिलेटेड बात हमें पता होगी तो हमें समझने में आसानी होगी। इतिहास का कोई अंत नहीं है, बहुत इसका कोई और छोर नहीं है, ये बहुत लंबा चौड़ा है। लेकिन मेरी ये कोशिश रहती है कि आपको जो आसानी से आपको समझ में आए इस तरह का कंटेंट और आपकी बुक में है उतना आपको पढ़ाने की मेरी पूरी कोशिश रहती है। तो आप विचलित न होइए, परेशान मत होइए, आप बने रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अपने अगले वीडियो के साथ।